हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हमारे यूट्यूब चैनल योगी जी के ट्रिक में। मैं आपका अपना साथी योगेशपुरी। आज अपन बात करेंगे, पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ मौलिक अधिकार देख लिए, जो बाकी रह गए उनको इस वीडियो में अपने देखेंगे। देखो, हमने पहले देखा था कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 में इनका वर्णन है। भाग 3 को अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। मूल संविधान में 7 थे। जब 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, तब मौलिक अधिकार संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है और उसको अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। वो चीजें हमने पहले वाले वीडियो में देख ली। उसके बाद में हमने पढ़ा था समानता का अधिकार पढ़ा, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा और उसके बाद हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा। अब अपन बात करेंगे, हमने 3 पढ़ लिए, 3 हो गए। एक तो अपना हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया रहेगा, एक सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार रहेगा और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहेगा। अब तो आप देखो, अपन एक एक करके उनको पढ़ते हैं। अब अपन देखें, हमने देख लिया कि अनुच्छेद 23 से 24 तक देख लिया था और अब अपने बात करेंगे चौथे मौलिक अधिकार की। चौथा मौलिक अधिकार कौन सा रहेगा अपना? अपने 3 देख लिया। कौन कौन से देख लिए? समानता का देख लिया, स्वतंत्रता देख लिया, शोषण के विरुद्ध देख लिया। अब अपन देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा देखेंगे? मौलिक अधिकार। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूँ, मौलिक अधिकार। देखो, अब अपन बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर अपने पास अनुच्छेद रहेंगे। आपने 23 से 24 तक देख लिया। अब हमारे पास है अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, एक एक करके अपन सभी आर्टिकल्स को यहाँ देखेंगे। पहले वाले वीडियो में प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा वीडियो का। अब अपन बात करेंगे, देखो यहाँ पे अपना हो गया अनुच्छेद 25 देखेंगे अपन, अनुच्छेद 26 देखेंगे, फिर यहाँ पे अपन 27 देखेंगे और 28 देखेंगे। ठीक है, देखो पहले से बता देता हूँ याद कैसे करना। अनुच्छेद 25 के अंदर क्या है कि किसी धर्म का प्रचार प्रसार करने, पहले क्या है, किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। इसी के अंदर है कि हमें किसी धर्म को मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। क्या? किसी धर्म को मानने, धर्म को मानने व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? हमें किसी धर्म को मानने, किसी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। और अनुच्छेद 25 के अंदर ही सिख धर्म के अनुयायी, किसके? सिख धर्म के अनुयायी, तो सिख धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग, सिख धर्म के लोगों के लिए जो कृपाण धारण करते हैं, कृपाण धारण करने का अधिकार होगा एक तो। ठीक है, सिख धर्म के लोग हैं उनको कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। और उसको पगड़ी, अब बाइक सवार होते हैं ना अपन, तो हमें बाइक में हेलमेट लगाना अनिवार्य है। अगर नहीं लगाते ना तो अपने जुर्माना हो जाता है। तो उनके लिए ये जुर्माना नहीं होता, उनके लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उनको पगड़ी लगाने का अधिकार है। और सिख धर्म के लोग होते हैं उनको कृपाण धारण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में। तो किसी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। सिख धर्म के लोग हैं उनको अनुच्छेद 25 के तहत कृपाण धारण करने का और पगड़ी पहनने का अधिकार है। बात करेंगे आर्टिकल 26 की, तो इसके अंदर यह बताया गया है कि किसी धर्म है, धार्मिक कार्य हो रहा है, उनका आयोजन करने का अधिकार। धार्मिक कार्यों का आयोजन करने का अधिकार, धार्मिक कार्यों का आयोजन करने का अधिकार, धार्मिक कार्यों का आयोजन करने का अधिकार, आयोजन करने का अधिकार, धार्मिक कार्यों का आयोजन करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 क्या कहता है हमें कि धार्मिक कार्य है उनका आयोजन करने का अधिकार अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 यह कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म होता है, किसी विशिष्ट धर्म के लोग हैं, अगर उनके लिए जैसे अपना हो गया ट्रस्ट का पैसा हो गया, जन कल्याण का पैसा हो गया, जो जैसे मान लो आप जन हितार्थ में जो चंदा होता है उसका पैसा हो गया, तो उस पर सरकार, कोई भी राज्य सरकार उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेगी, वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। तो उसमें यही है कि किसी विशेष धर्म के लिए जो चंदा हो गया, उसके लिए चंदा हो गया, जन हितार्थ का पैसा हो, मान लो आप जन कल्याण का मान लो, ठीक है, और जो ट्रस्ट का पैसा होता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये क्या कहता है? जन कल्याण, जो
विशिष्ट धर्म के पेशों के लिए कर से मुक्त, ठीक है, विशिष्ट धर्म के पेशे करों से मुक्त, ठीक है, कोई कर नहीं लगेगा, ठीक है, आप समझिए। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई धर्म हो, अगर उस धर्म के उत्थान के लिए जो पैसा लाया जाता है, किसी धर्म के उत्थान के लिए जो पैसा लाया जाता है, उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी। जैसे अपना मान लो ट्रस्ट का हो गया, जन कल्याण का हो गया, जन हितार्थ का हो गया, जनता का जो चंदा होता है उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 28 की। इसके अंदर ये बताया गया है कि राजकीय शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें क्या बताया गया है कि राजकीय शिक्षण सरकारी संस्थान है, वहां पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो राजकीय शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राजकीय शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, नहीं दी जाएगी। दिख तो रहा ना वीडियो लास्ट तक, ठीक है। तो क्या अनुच्छेद 28 क्या कहते हैं, राजकीय शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखो हमने क्या देखा, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से 28। 25 क्या कहता है, किसी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। और अपना होगा कि सिख धर्म के जो लोग हैं उनको कृपाण धारण करने का स्वतंत्रता हो गई। और उनके लिए जो अपन बात करते हैं तो बाइक पे जो पगड़ी लगाते हैं ना, उनका स्वतंत्रता है, ठीक है। बात करते हैं अपन 26 की। तो 26 के अंदर क्या है कि धार्मिक कार्यों का आयोजन करने की स्वतंत्रता में कहीं भी अपन धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। बात करेंगे अपन आर्टिकल 27 की। तो 27 में ये है कि जो भी अगर किसी विशिष्ट धर्म के अगर उत्थान के लिए जो पैसा उगाया जाता है, जैसे चंदा हो गया, ट्रस्ट का हो गया, जन कल्याण, जन हितार्थ का जो भी पैसा है, उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगर बात करें 28, तो 28 ये कहते हैं कि सरकारी शिक्षण संस्थान, राजकीय शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अपन बात करते हैं आर्टिकल 28 में। अब देखो अपन आगे वाले में बात करेंगे 5वें मौलिक अधिकार। 5वां मूल अधिकार कौन सा अपना, 5वां देखेंगे अपन सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। 5वां कौन सा है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अपना 5वां रहेगा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार कौन सा देख लिया अपने देख लिया आर्टिकल 25 से 28। तो अब कौन सा रहेगा अपना 29 से 30, दो आर्टिकल। एक अपन देखेंगे 29, एक अपन देखेंगे 30। देखो ये क्या कहता है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। इस पे एक ही ध्यान में रखना, मूल बात तो ये कि अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बताए गए, ठीक है, अल्पसंख्यकों के बारे में। किसके बारे में, ये अनुच्छेद 29, 30 है ना, ये अल्पसंख्यकों के बारे में है। तो 5वां मौलिक अधिकार है तो अल्पसंख्यक के बारे में। इसमें अनुच्छेद 29 में ये है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हित के बारे में, हित के या संरक्षण के बारे में, जैसे उनकी भाषा हो गई, उनकी लिपि हो गई, उन्हीं के बारे में बताया गया है। और बात करेंगे अपन आर्टिकल 30 में, तो आर्टिकल 30 में ये है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना। तो देखो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग, आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हित के बारे में। ये दोनों अल्पसंख्यकों के बारे में है। तो अल्पसंख्यकों के हित के बारे में, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के बारे में, हितों के संरक्षण के बारे में, ठीक है, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के हित के बारे में, समझ गए, संरक्षण में। जैसे इनकी भाषा हो गई, इनकी लिपि हो गई, उनके उत्थान, उनको बढ़ावा देने के लिए इसे बात करता है। अब बात करेंगे पर आर्टिकल 30 की। तो ये कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना। क्या होगा, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना, शिक्षण संस्थान की स्थापना, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहेगा हमें, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना।
ठीक है। 29 क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग के हित के बारे में, और ये क्या है, उनके लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना। ठीक है, यही है। तो आर्टिकल 5वां अगर मौलिक अधिकार, उसमें क्या देगा हमने, 5वां मौलिक अधिकार ये कहता है कि अल्पसंख्यक के बारे में है, ये सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, ये अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में है। और ये क्या कहता है, अनुच्छेद 29 हमें ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके हित के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में ये बताया, जैसे उनकी भाषा हो गई, लिपि हो गया, तो उनको बढ़ावा देना, उनका उत्थान करना है। और 30 क्या कहेगा, उनके लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना करना है। अब अपन आगे कौन सा बच जाएगा अपना 6वां मौलिक अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आर्टिकल 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया, कब हटाया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की थी। उसको यहाँ से हटा के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब अपन बात करेंगे संवैधानिक, छठा कौन सा अपना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो ये अपना है आर्टिकल 32। ये क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों, ये मतलब सभी मौलिक अधिकारों की अगर रक्षा करता तो यही करता है। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा का है, संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसी अधिकार को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, पहरेदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहरेदार। ठीक है। अब इस अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश कर सकते हैं। 32 के तहत कहा, सर्वोच्च न्यायालय में। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। देखो ये 32 संविधानिक उपचारों को ये 5 प्रकार की रीटें जारी करता है, ध्यान रखना, 5 प्रकार की रीट, 5 प्रकार की रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। संविधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। डॉक्टर भीमराव ने अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा वैसे तो प्रस्तावना को कहा जाता है, संविधान की आत्मा वैसे तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अपन कहेंगे संवैधानिक उपचारिक अधिकार को। अगर अपन बात करें संविधान की आत्मा, तो किसी कहेगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अपन बात करें तो वहां से हमने समवर्ती सूची ली है, वहीं से हमने संयुक्त अधिवेशन लिया है, और वहीं से हमने वो अपनी प्रस्तावना ली है। बात की जाए संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा में बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता करता है। वो चीज अपन अगले वाले वीडियो में देखेंगे। देखो तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा का है। इसी अधिकार को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का पहरेदार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हम उस न्यायालय में जा सकते हैं। ये 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। देखो सर्वोच्च न्यायालय में अगर मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अपन अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपनी अपील पेश कर सकते हैं, और ये 226 के तहत उस न्यायालय में जा सकते हैं। ये 5 प्रकार की रीटें जारी करता है, 5 प्रकार की रीटें करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कौन कौन सी है और कैसे किस स्थिति में लागू करते हैं, देख लो, 1 मिनट में बता देता हूँ। एक तो अपना हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा अपना हो गया परमादेश। तीसरा अपना हो गया उत्प्रेषण। चौथा अपना हो गया प्रतिषेध, और 5वां अपना हो गया अधिकार परीक्षा।
ये 5 प्रकार की रिटें जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, ये रिटें जारी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण कब? ये सभी है ना वकालत के शब्द है। जब संविधान का लिखे थे उस समय अधिकतर वकील ही थे उस समय, तो ये लगभग शब्द देखो वकालत से संबंधित है ना, तो ये उस समय से बात करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि अगर हमने गिरफ्तारी को गिरफ्तार कर लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना है। ठीक है, अगर गिरफ्तारी को गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना है। ठीक है, परमादेश, परमादेश केवल और केवल सरकारी अधिकारी पे लागू होता है। ये कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए पेश करना हो, 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना हो। परमादेश ये केवल सरकारी अधिकारी पे लागू होता है, केवल सरकारी अधिकारी पे। कैसे सरकारी अधिकारी पे लागू होता है? जब वो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है, अगर मान के चलो वो अपनी ड्यूटी पे अगर टाइम से नहीं आता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो हम परमादेश को सरकारी अधिकारी के ऊपर लागू कर सकते हैं, केवल सरकारी अधिकारी पे लगा सकते हैं। उस न्यायालय में अपील कर सकते हैं कि अपने रूल्स को फॉलो नहीं करा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करा, अपने ड्यूटीज के रूल को फॉलो नहीं करा, टाइम से ड्यूटी नहीं आ रहा, वो नहीं है, वो चीजें सब सरकारी अधिकारी के लिए लागू परमादेश। उत्प्रेषण ये होता है कि जब किसी चीज का अगर मान लो उस हाई कोर्ट के अंदर फैसला आ गया, हाई लेवल का आ गया, अगर उसके पास हाई कोर्ट के पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा कि इस पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि मामला शांतिपूर्वक हम सुलझा सके। तो इसके लिए ये उत्प्रेषण का मतलब ये हो गया कि निचला वर्ग ऊपर वाले वर्ग से सलाह लेंगे इस पे हम क्या एक्शन लेंगे, तो निचला वर्ग ऊपर वाले वर्ग से सलाह लेंगे। ठीक है, फिर आगे हमने प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ये होता है कि ऊपर वाला वर्ग नीचे वाले सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय को बोलेगा कि ये केस आपके दायरे में नहीं है, आप इस केस को हमें हायर कर दीजिए, हम देखेंगे इसके प्रति, हम एक्शन लेंगे, क्या करना क्या नहीं करना, आप हमें हायर कर दीजिए। तो इसमें तो क्या होगा, इससे तो ये जानकारी लेगा, सलाह लेगा, और इसमें तो ये सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है ये हमें हायर कर दीजिए। फिर आता है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा का मतलब ये होता है कि उच्च वर्ग के अधिकारी निम्न वर्ग के अधिकारी को, उच्च वर्ग के अधिकारी निम्न वर्ग के अधिकारी को उसकी चेक करेंगे, उसको पूछेंगे कि आपको यहाँ पे आप काम कर रहे हो तो आपको संविधान नियुक्ति मिली है क्या? अगर वो बोलेंगे कि नियुक्ति मिली है, नहीं मिली है, मतलब अगर उसको न्यायपूर्वक, सफलतापूर्वक या अगर अच्छा सुचारू ढंग से अगर दबाव नहीं मिले तो उसको वो ड्यूटी में फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं ड्यूटी के रूल्स में लागू कर सकेंगे। तो ये है कि ऊपर वाले जो पदाधिकारी है वो नीचे वाले को पूछेंगे कि आप यहाँ काम कर रहे हो, इसके लिए आपको संविधानिक नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है। उसको पूछेंगे, अगर हुई है तो आप अपने ड्यूटी के रूल को फॉलो करो, अपनी ड्यूटीज को आप करो, कोई इश्यू नहीं है। अगर नहीं हुई है तो उस पर अपन एक्शन लेंगे। ये 5 प्रकार की रिटें 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना है सरकारी अधिकारी पे, ये जानकारी लेगा, ये इसे हायर करना होगा और ये पूछेगा कि आपके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है क्या नहीं है। ठीक है, ऐसे करके अपने मौलिक अधिकार हो गई पूरी। अब अगले वाला वीडियो कैसे बनाना दोस्तों, किस पे बता देना। पिछले वाले वीडियो में आपका बहुत बहुत प्यार रहा, ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा और बताना अगले वाला वीडियो किस पे बनाना है। ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए कंप्लीट। क्या देखा था पहले? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए, 2 मिनट का वीडियो, 2 मिनट में एक बार रिवीजन मार देता हूँ पूरे का। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लेते? अमेरिका से। किस भाग 3 में मौलिक अधिकार अमेरिका से लेते, भाग 3 में वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, भाग 3 को अधिकार पत्र कहा जाता है। बात की जाए अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 है। 7वां संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देखे, समानता का देगा, स्वतंत्रता का देगा, शोषण के विरुद्ध देगा, धार्मिक स्वतंत्रता का देगा, सांस्कृतिक शिक्षा का देगा, संवैधानिक उपचार हुआ। एक एक करके हमने पूरी देख ली। थैंक यू भाई।